and take out your page number 73, exercise 4.1. Here read the question, first word problem. टिया को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ. Yes, ma'am. हाँ, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम रीड करो तो. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ओके, सो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आप फ्रेम करते हो तो आपके माइंड में ये आता होगा कि हमें एक वेरिएबल से करना है या दो वेरिएबल से करना है. एंड आई टोल्ड यू कि आपके पास में वो फ्रीडम है कि आप दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, बट इवेंचुअली जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यू विल सी दैट आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही बनेगा, इवन इफ यू आर यूजिंग टू वेरिएबल्स. तो अब इसको हम लोग वन वेरिएबल से ही करते हैं. I'll keep on explaining you with two variables wherever needed. ठीक है. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice the breadth. So आपको यहाँ पर क्या देखना है कि what is the dependent and what is independent value. यहाँ पर लेंथ इंडिपेंडेंट है कि ब्रेथ इंडिपेंडेंट है. एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा. ओके. गौरव सर, आप प्लीज अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लेट आ रहे हैं उनको एडमिट करने का देख सके तो आई विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वहां पे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है एडमिशन के लिए. थैंक यू. ठीक है. सो अब इस पर्टिकुलर सम में द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेंथ डिपेंडेंट है ब्रेथ के ऊपर. अगर आपको ब्रेथ पता होगा तो आप उसके ऊपर से लेंथ का अजम्पशन कर सकोगे, राइट? सो मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर्स. ब्रेथ इंडिपेंडेंट है इसलिए हमने ब्रेथ को अज्यूम किया है कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर्स. अब लेंथ उस पर डिपेंडेंट कैसे है? द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो जो लेंथ है वो वन मोर है, तो इसीलिए प्लस करके वन लिखा यहाँ पे. अब वन किससे ज्यादा है? ट्वाइस द ब्रेथ से. सो ब्रेथ अगर x था तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ करने पे 2x मिल जाएगा. सो 2x plus 1 will be your dimension of length and x will become your dimension as breadth. अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो हमने L इंटू बी आपको दिया हुआ है 528. अब अगर हम इसे इक्वेशन में फ्रेम करने की कोशिश करें so you will get something like this, that 2x plus 1 into x is equal to 528. मैंने लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यहाँ पर उनके एरिया को एक्सप्रेस किया है 528 मीटर स्क्वायर. सो अब आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528. सो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. आप यहाँ पर दो वेरिएबल से अगर करते कि लेंथ को आप x ले लो और ब्रेथ को आप y मीटर्स ले लो, सो इसके एरिया को हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y. नाउ यहाँ पर आपको ये एक इक्वेशन बना और दूसरा वाला जो इक्वेशन है कि लेंथ इज गिवन टू यू एज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो लेंथ हमने x को अज्यूम किया था. सो हमारा इसका दूसरा इक्वेशन के लेंथ इज इक्वल टू वन मोर. तो वन मोर के लिए हम प्लस वन करेंगे और किससे वन मोर है? ट्वाइस द ब्रेथ. तो इससे हमें ये जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है वो मिला कि लेंथ इज इक्वल टू, जो हमने L को अज्यूम किया है, दिस इज L, सॉरी, लेंथ इज इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. सो आपको ये लेंथ मिल गई है और यहाँ पर जो ब्रेथ है फिर आप ये xy के अंदर सब्स्टिट्यूट करो
सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जहां लिख रहे हैं तो L की जगह पे हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स. तो इवेंचुअली आप देखोगे कि इक्वेशन तो यही फ्रेम होगा आपका, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा. ठीक है. सो आप दो वेरिएबल से करो या एक वेरिएबल से करो, योर फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी सेम ओनली. सो वी विल जस्ट प्रेफर यूजिंग, ट्राई यू डूइंग विथ वन वेरिएबल. नहीं होता है देन आप यहाँ पे दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट रह के कर सकते हो. ठीक है. सो इसको हमने एक वेरिएबल से इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया. सो योर इक्वेशन इज 2x square plus x is equal to 528. So 2x square plus x minus 528 is equal to 0. अब आप 528 के खुद से फैक्टर्स निकालोगे. 528 नहीं, 528 into 2. We also have a coefficient of x square. So 528 into 2 को आप splitting the middle term से आपको 1 लेकर आना है, और जो x की वैल्यू आएगी वो आपका ब्रेथ का आंसर होगा. ठीक है. तो वो आपको ब्रेथ मिलेगा, और लेंथ निकालने के लिए फिर आप 2 times that value which you get और उसमें प्लस 1 करोगे तो you will get the length of that rectangle. Okay, clear everybody how to do this? We are right now just doing how to frame the equations. सॉल्विंग वाला पार्ट आप घर पर खुद से करोगे होमवर्क में, इसलिए मैं उसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. I'll just be explaining you. वन वेरिएबल से कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, टू वेरिएबल्स लेके कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, मैं वो दोनों एक्सप्लेनेशन आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पे करवा देती हूँ. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम कैन वी हैव फ्रॉम अदिति. Aditi, can you read the question? Sorry. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. बहुत एको हो रहा है तुम्हारी आवाज का अदिति. Okay. Yes, Yavan, you can use whatever method you want to. आप quadratic formula से करो, आप splitting the middle term से करो, completing the squares, कोई भी method आप इसमें utilize कर सकते हो. ठीक है? Okay, so let us come back to this question. इसमें आपको कहा है कि the product of two consecutive numbers, positive integers is 306. So हमने first positive integer को x assume किया, तो उसका consecutive number क्या होगा, x plus 1. Okay. अब अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x into x plus 1 will be the product. So your equation will be framed in this way. X into x plus 1 is equal to 306. So x square plus x is equal to 306. अब फर्दर आप 306 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. सो इसका वॉट एवर मेथड यू वांट टू यूज, आप इसको सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी. वो x की वैल्यू जो होगी दैट विल बी योर फर्स्ट नंबर. फिर आपको उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने के लिए उसमें प्लस 1 करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ यू विल गेट द टू वैल्यूज. ऑलराइट, शैल वी मूव फर्दर? If किसी को डाउट है तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. दिया, कृषा, वैदेही, बरखा, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. Yes, Madhav, you can take that also. It's one and the same thing. अगर आप वो तरीके से लेते हो माधव तो फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा. राघव, आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन में जो भी लिखा है यू हैव टू सॉल्व देम ऑल्सो. ठीक है. इट्स मेंशन्ड ओनली टू फ्रेम द इक्वेशंस बट वी आर नॉट गोइंग टू फ्रेम देम, वी विल ऑल्सो बी सॉल्विंग देम. इनके आंसर्स भी आपको निकालने रहेंगे आज होमवर्क में.
और होमवर्क के रिलेटेड मुझे एक आपको कुछ शेयर भी करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दीज लास्ट 5 मिनट्स में मुझे कुछ आपसे डिस्कस करना है. आई विल टेल यू एट दैट टाइम. सो प्लीज डोंट लीव द सेशन इन बिटवीन. मिडवे मत करना, वरना आप होमवर्क के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस आउट कर जाओगे. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अक्षिल, can you read out that question? Yes, ma'am. Yes, Akshil, next one. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, thank you, Akshil. Now, all of you look over here on the screen. Rohan's mother is 26 years older than him. So it is very evident that Rohan's mother's age is dependent on Rohan's age. So यहाँ पर जो dependent वाला है वो रोहन की mother की age हुई, तो independent जो है वो रोहन की age हो जाएगी. So how are we going to frame the equation? Let Rohan's present age be x years. जो independent आपका है element, उसको आप x assume करोगे. So रोहन की present age जो है हमने उसको x years लिया है, therefore उसकी mom की age हमें कैसे मिलेगी? x plus 26 years. So now this is their present ages, x and x plus 26. आपको जो product निकालने को कहा गया है, the product of their ages, that is 3 years from now. Not the present age. We need to find out the product that is 3 years from now. So दोनों की age में अगर हम 3 years add करते हैं, तो x में 3 add करेंगे तो आपको रोहन की 3 years के बाद की age x plus 3 मिलेगी, और उसकी मॉम की एज x plus 29, क्योंकि x plus 26 में आपने 3 years को add किया है, तो that gives you x plus 29. So now it is given that the product of their ages at that time is 360. मतलब x plus 3 और x plus 29 का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 360. अब इसके ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करें तो x into x gives you x square, x into 29 will give you 29x, then 3 into x will give us 3x, and 3 into 29, so 9 3s are 27, 2 carry, 3 2s are 6, 6 plus 2 8. This is equal to 360. अब आप 360 को LHS में ले आओ, 29 और 3 को आप ऐड कर दो, so this will become 32x, और ये हो जाएगा 87 minus 360. So 360 में से आप 87 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. वैदेही तुमने 360 मिस किया है शायद. इज इक्वल टू 0 नहीं होगा आपका, या ओके. सो नाउ 360 माइनस है और 87 पॉजिटिव है, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सो योर आंसर, द इक्वेशन विल बी, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है. सो 10 minus 7 will give you 3. यहां पर हो गया 5. 15 minus 8 is 7 और 273. This is your equation. Madhav, I'll come to you last में after finishing all of these. I'll explain. आपको आंसर अलग नहीं मिलेगा, उसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है. राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर डूइंग. ऑलराइट, सो ये आपका इक्वेशन बन गया. इसको आपको सॉल्व करना है, तो जो आपको x का आंसर आएगा दैट विल बी एज ऑफ रोहन. ओके, तो आपको सिर्फ रोहन की एज ही पूछा है, तो यू विल बी लीविंग योर आंसर ओवर हियर. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इज दिस मेनी इयर्स. पर अगर यहाँ पे रोहन की मॉम का पूछा होता तो आप x में क्या ऐड करते? 26. If Rohan's mom's age was asked, तो आप x plus 26 करते और आपका तो आंसर आता. But this part is not needed क्योंकि that is not the part of the question. So you will just solve the equation, and जो भी आपका x का आपकी वैल्यू निकलेगी that will be Rohan's present age. ठीक है, आपकी एक वैल्यू नेगेटिव होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी. So it's obvious जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे.
ना कि नेगेटिव वैल्यू को। ओके, किसी को डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, एल्स आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। I'm assuming no one is having any queries. Krish? हमें 350 कैसे? कहाँ पर बेटा 350? 360 वाला जो ना। It's given in the question, ये देखो। Do you see this? Yes ma'am. It is, ये question में दिया है कि the product of their ages is 360, तो मैंने उन दोनों की एज का यहाँ पे प्रोडक्ट किया एंड उसका आंसर 360 दिया हुआ है। जो गिवन पार्ट है मैंने उसी के ऊपर से इक्वेशन फ्रेम किया है। बट आपने यहाँ पे 350 लिखा है। नहीं, मैंने 350 नहीं लिखा। ये सेकंड जो लाइन, ये वाला, ये यस वो तो मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। 360 माइनस 87 किया तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 3 आया। सो बोरो करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 करना पड़ेगा ना, 6 को काट के, और ये 2 हो जाएगा। तो मैंने 15 माइनस 8 यहाँ पे वो 7 लिखा है। ठीक है मैम। ओके, हाँ। चलो अभी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज योर word problem number 3. Now we are doing the fourth one. Now this is very important. See, जहां पर ये distance वाले questions आते हैं वहां पे काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये वाले क्वेश्चंस को प्लीज आप जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई वांट अंशुल। अंशुल प्रेजेंट नहीं है आज, है ना? यस, अंशुल प्लीज Yes, रीड आउट। ma'am. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km or less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay. Now before I start with the explanation, मुझे खाली एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों के साथ में क्लियर करना है। जैसे आप रोज, हम अभी लॉकडाउन पीरियड को इग्नोर करते हैं, तो आप जब अपने ये 3 to 5 की बैच या 5 to 7 की बैच के लिए आप अपने घर से निकलते हो ट्यूशन आने के लिए, सो आपका घर का जो प्लेस है वो तो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स डिस्टेंस पे है, ट्यूशन भी फिक्स डिस्टेंस पे है। अब जो चीज चेंज होती है दैट डिपेंड्स कि कभी आपका रूट अलग हो जाता है, कभी आप लंबा वाला रूट ले लो, कभी आप छोटा वाला रूट ले लो, या अगर हम कंसिडर करें कि हम रूट को भी वही रखते हैं कि आप अपने ट्यूशन पे आ रहे हैं अपने घर से, keeping that thing in mind that you are not changing your destination, the route, sorry, not the destination, you're not changing your route, आप वही distance cover कर रहे हो day in and day out, but still कभी आप अपने destination पे जल्दी आते हो, कभी आप अपने destination पर लेट आते हो। माधव, can you please sit down properly? लेट के हम नहीं पढ़ सकते हैं बेटा, बेटर वीडियो ऑन कर दो अपना। यस, घर के कंफर्ट से पढ़ना अच्छा लगता है पर बेड पे सो के नहीं पढ़ना है। ओके, सो एट टाइम्स वी आर टेकिंग जो नॉर्मल टाइम है, हम कभी उससे जल्दी पहुंच जाएंगे ट्यूशन पे, कभी उससे हमें लेट होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स हमारी स्पीड के ऊपर। अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो हम वो सेम डिस्टेंस को कम टाइम पे कवर कर सकते हैं। अगर हमारी स्पीड कम हो रही है फॉर एनी रीजन तो हम लोगों को वो डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे हम 3 to 5 का एग्जांपल लेते हैं कि 3 बजे हमें ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिलता है। जो बच्चे 3 to 5 की बैच में आ रहे हैं उनको अगर रास्ते रोड्स क्लियर दिखेंगे तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली व्हीकल की बढ़ जाएगी। अगर आप व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करते हो तो वो डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपका टाइम कम हो जाता है। बट फॉर एनी गिवन रीजन 5 बजे छूटने पे बहुत सारे आप देखते हो कि जो 3 o'clock के कंपैरिजन में 5 बजे आपको ज्यादा लोग रोड पे नजर आ रहे हैं, उसके कारण से आपकी स्पीड जो है वो उतनी नहीं थी जितनी आपको पहले मिल रही थी, तो आप दोपहर वाली स्पीड 3 o'clock की स्पीड से थोड़ा स्लोअर हो गए हो, इसलिए आपको वापस घर पहुंचने में टाइम ज्यादा लग रहा है। सो कीपिंग इन माइंड कि डिस्टेंस हम वही ले रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल हमारा टाइमिंग्स में फ्लक्चुएशन क्यों आता है? बिकॉज हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो वी टेक लेस टाइम, और स्पीड डिक्रीज होती है तो हमारा टाइम बढ़ जाता है। अब ये आपको ट्रेन वाले जो सम्स होंगे वो इसी के बेस पे रहेंगे।
ट्रेन का हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है, वो वही ट्रैक के ऊपर चलती है, वो कभी अपने आप को रीरूट नहीं करेंगे। वो ट्रेन जो है, अगर अहमदाबाद टू बॉम्बे का जो है डिस्टेंस एक ट्रेन का, वो ट्रेन वही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, वो कभी लॉन्ग रास्ता या कभी शॉर्ट रास्ता नहीं लेगी। अब ट्रेन को कभी डिले होता है या कभी ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है, उसके जो रीजंस होते हैं उसकी स्पीड के ऊपर है। अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसको आगे से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है तो उसको पीछे रुकना पड़ेगा जब तक उसको आगे दूसरी ट्रेन का क्लियरेंस नहीं मिलता है कि आगे उसके लिए ट्रैक क्लियर है तो वो आगे जा सके। तो ट्रेन की स्पीड्स जो है वो वेरी इस वजह से करती है। तो दैट इज द रीजन कि कभी आपकी ट्रेन जो है वो सही टाइम पे पहुंचाएगी आपको, कभी आपको अपने डेस्टिनेशन पे थोड़ा सा जल्दी पहुंचा देगी, या कभी आपका डिले हो जाता है। तो अब इसके लिए आपको इक्वेशन कैसे फ्रेम करना रहेगा। सो यहाँ पर आपको दिया है कि जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या तो वो स्पीड इंक्रीज हो रही है या वो स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो हमारे इस केस में वो स्पीड को डिक्रीज कहा गया है कि अभी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है। सो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हमने लिया x किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो अब ट्रेन जो है वो अपना how the train is going to how are we going to calculate the time taken by the train? Distance fix है, उसका जो speed fix है और distance fix है, तो वो कितना time लेगी? The train will take 480 upon x. Time हमें मिलता है distance upon speed करके। अगर वो अपना रूटीन वाला डिस्टेंस कवर कर रही है अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो उसको टाइम एक पर्टिकुलर आवर्स लग रहे हैं। पर अगर उसकी स्पीड में कुछ भी चेंज होता है तो आपको ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो हम t1 टाइम लेते हैं जो आपका न्यू वाला टाइम मिला है, स्पीड या तो डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। तो न्यू टाइम आपको कैसे मिलेगा, डिस्टेंस तो वही है और अब उसकी स्पीड x-8 हो गई है। सो दिस वाज योर यूनिफॉर्म वाला टाइम एंड दिस इज योर न्यू टाइम, t and t1। अब हमेशा हमें डिफरेंस निकालना रहेगा, एक टाइम में से दूसरा टाइम सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम की जा रही है। सो इसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा, आपको व्हाट टाइम माइनस व्हाट टाइम विल गिव यू 3। मुझे यहाँ पे टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। अब मैं 1 कहां पे लगाऊंगी, t1 माइनस टी के t माइनस t1, वो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि टाइम कम कब लग रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इज दिस टेकिंग मोर टाइम और लेस टाइम। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जिसको मैंने सर्कल किया है वो टाइम ज्यादा है या टाइम कम है, t1 इज मोर टाइम और t1 इज लेस टाइम। yes, t1 is more time, right? तो मुझे t1 माइनस टी करना चाहिए। मुझे 3 कब मिलेगा, ये टाइम में से ये टाइम सबट्रैक्ट करने पे 3 मिलेगा। सो योर इक्वेशन विल बी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसको आपको बहुत मोर या लेस टाइम के ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग यू वन टिप, ऑल योर ईयर्स फिक्स्ड, समझ लो, मैं जो भी बोल रही हूँ आपको ध्यान से। आपको अगर इस झमेले में नहीं पढ़ना है कि हम ये देखें कि किसका टाइम ज्यादा है, t1 ज्यादा है या t ज्यादा है, वो सब में नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके टाइम के फॉर्मेट में इक्वेशन को लेकर आना है। एक आपका फ्रैक्शन बनेगा 480 अपॉन x और दूसरा फ्रैक्शन बना 480 अपॉन x माइनस 8, और अगर ये स्पीड बढ़ गई होती तो आपको मिलता 480 अपॉन x प्लस 8। इन दोनों में से कोई एक रहेगा, ये तो आपका रहने ही वाला है, या तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये फ्रैक्शन मिलेगा या ये फ्रैक्शन मिलेगा। नाउ इतने झमेले में नहीं पड़ना है आपको ये देखने की कि किसमें टाइम ज्यादा है या किसमें टाइम कम है, किसको हम आगे लिखेंगे किसे हम पीछे लिखेंगे। तो सबसे सिंपल सी एक टिप देती हूँ आपको मैं, जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर्स। आपका डिनोमिनेटर x और x माइनस 8, जो भी छोटा वाला वैल्यू है, x और x माइनस 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, x माइनस 8, तो वो फ्रैक्शन को आप आगे लिखोगे।
जो डिनोमिनेटर छोटा है उस फ्रैक्शन को हम बाद में लिखेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक याद रखोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ये इक्वेशन बनाने में गड़बड़ नहीं होगी आपकी। समझ में आया? बिकॉज द फ्रैक्शन विथ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज अ बिगर नंबर। एक सिंपल सा इसको अंडरस्टैंड करो कि अगर एक डेयरी मिल्क के मैं 2 पार्ट्स करती हूँ, यानी अपॉन 2 हुआ है, और एक डेयरी मिल्क के मैं 4 पार्ट्स कर रही हूँ, तो आपको किस केस में ज्यादा मिलेगा? डेयरी मिल्क के 2 पार्ट्स करके आपको मिलेगी, जो भी आंसर आएगा आपको उतना अमाउंट मिलेगा, तो आपको ज्यादा चॉकलेट मिलेगी, कि अपॉन 4 करने पे चॉकलेट ज्यादा मिलेगी? ऑब्वियसली अपॉन 2 करने पे मिलेगी। यानी डिनोमिनेटर जब भी छोटा हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। हम हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये केस में x माइनस 8 छोटा था, पर अगर यहाँ पर 8 किलोमीटर आर लेस के बदले 8 किलोमीटर पर आर मोर होता, तो आपका इक्वेशन जो था, आपके दो फ्रैक्शंस ऐसे होते, 480 अपॉन एक्स एंड 480 अपॉन एक्स प्लस 8। अभी भी हमें दोनों की स्पीड में से सब्ट्रैक्ट करके 3 लेकर आना है। तो इन दिस केस आप में छोटा वाला x रहेगा, तो आपका बनेगा 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3। अगर 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाई गई होती, वो इसमें दिया नहीं है, मैं आपको एक एडिशनल पार्ट बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तब हम ऐसे बनाते। मेनी स्टूडेंट्स इसको किस तरह से याद रखते हैं? मोनोमियल बाइनोमियल, के बाइनोमियल आगे रखना है, मोनोमियल पीछे रखना है, पर वो ट्रू नहीं हो सकेगा आपका। अब आप यहाँ पे देखो, बाइनोमियल पीछे चला गया, मोनोमियल आगे आ गया है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर बाय दैट वे। आपको कैसे ध्यान रखना है? दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है उसको आप आगे रख दो, वो फ्रैक्शन को आप आगे रख दो, ठीक है? सिंपल सा ये लॉजिक यूज करोगे, आपका इक्वेशन करेक्ट ही फ्रेम होगा। सो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? वी विल रादर देन टेकिंग एलसीएम राइट नाउ, इसको इजी बनाने के लिए आप क्या करो, 480 को कॉमन निकाल लो। So you will have 1 upon x minus 8 minus 1 upon x is equal to 3. अब आप देखो ये 480 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस तरफ जाता तो डिवीजन में आ जाता 3 के। The number over here is in multiplication, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता, तो एक तरह से इनके बीच में डिवीजन हो रहा है 480 और 3 के। तो मैं चाहूँ तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये 0 बन जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ मैंने 160 एज इट इज रहने दिया, x ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, बट देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, तो ये x प्लस 8 बन जाएगा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो अब ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, 160 इंटू 8 बचा यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x RHS में चला जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 160 इंटू 8 का जो भी आंसर आता है आप उसको RHS में ले जाओ, सो दैट विल बी योर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 8 48 1280, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हुआ। टिया सेकेंड पार्ट से तुम क्या कहना चाह रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शुड आई अनम्यूट यू? तो मुझे मैम वो आपने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था ना, उसका आंसर। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट, सॉरी। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। एनीवन? वेरी गुड राघव। Shall we proceed to the next question now? This exercise is over. This was the last question. अब हम चालू करते हैं exercise 4.2. So आप निकालो next वाली exercise. उसमें question number 3. I would want Harshraj to read that question for all of us. Harsh, do you hear me? Ma'am, which question?
नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम 4.2 चालू कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3. Yes. इसमें एक और दिया हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1. अब वो एग्जाम्पल नंबर 1 का मैं आपको लास्ट में, क्योंकि सामने क्वेश्चन नहीं है, आपको एग्जाम्पल 1 पे जाना पड़ेगा, तो हम पहले इस एक्सरसाइज के गिवन क्वेश्चंस कर लेते हैं. वो जॉन वाला जो सम है वो हम लास्ट में करेंगे. सो यू रीड आउट द थर्ड सम. हर्ष तुम म्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? Ma'am, just wait a minute. Ma'am, 4.2 question 3. Yes. Okay. Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Yes. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. इसके पहले वाला जो है वो मैंने यहाँ पे आपका मिस किया है, मतलब पर्पसली मैंने उसको नहीं लिया, बिकॉज आपको फिर पेजेस पलटाने पड़ेंगे. पहले ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं. एंड देयर वाज वन एग्जांपल अर्लियर, इट वाज गिवन टू यू इन सॉल्व्ड एग्जांपल. उसको कैसे सॉल्व करना है दैट आई विल शो यू, बट फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. अब हर्ष तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे दो नंबर्स का सम 27 दिया हुआ है, तो मुझे उसमें कैसे अज्यूम करना पड़ेगा? वो दो नंबर्स को कैसे लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दो नंबर्स है जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182 है. सो हाउ इक्वेशन विल बी फ्रेम्ड? X plus y is equal to 27. Random numbers. X plus y is 27 and Yes. second And x y is 182. Okay, fine, I accept your values which you have given, but जैसे मैंने बताया कि आप कोशिश ये करोगे कि you are using only one variable instead of two. ये one variable से easily solve हो सकता है. अगर आपको दो नंबर्स का सम 27 दिया है, सो यहाँ पर अज्यूम क्या किया है मैंने कि लेट अस से द फर्स्ट नंबर इज x. अब अगर एक नंबर x है तो x में कुछ ऐड करके आपको 27 मिल रहा है, तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होना चाहिए. इफ वन नंबर इज x, द अदर हैज टू बी 27 माइनस x. इसको सिंपल तरीके से देखो, अगर मैं x और 27 माइनस x को ऐड करती हूँ तो मेरा रिजल्ट 27 होता है कि नहीं होता है? आपको क्या कहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27. सो इफ आई एम एडिंग x and 27 minus x, I get the result as 27. So I will do it this way. I'll assume the first number is x and the second number is 27 minus x. अब आपका second condition है कि the product of two numbers is 182. So x into 27 minus x is equal to 182. Open the bracket. So 27x minus x square is equal to 182. अब सिंस ये x स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, तो मैं इस पूरे को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूं तो x स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव, 27x हो जाएगा नेगेटिव, और 182 को तो हम उसी जगह पे ही रहने दे रहे हैं. सो ये आपका इक्वेशन बन गया. x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. यस, सो यू विल हैव टू आंसर्स. गुड वैदेही, क्रिश. Yes, Arja, you can do that way also. Okay, so इसको further आप लोग solve कर सकते हो. We'll move to the next question. The next one, who will read now? सनत, तुम्हें तो बहुत चांस मिल गया है. रुको, मैं अभी किसी और को देती हूँ. विनिशा. Yes, ma'am. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Okay, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. So consecutive integers odd या even नहीं है, they are just consecutive. So one number will be x and other will be x plus 1. So as per the given situation हमें sum करना है. किसका sum करना है? उनका squares का.
सो वो दो नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स को ऐड करो एंड योर रिजल्ट विल बी इक्वल टू 365. सो एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 365. So you will have 2x square plus 2x. अब 365 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 364 बन जाएगा. आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4. So this is your final equation. Clear everybody? Simple, very easy. Okay. Shall you move to the next one now? Question number 5. Let us see कौन read करेगा अभी. Priya. Long time haven't heard from you. Yes, ma'am. बोलो. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Good. So यहाँ पे आपको दिया the altitude of a triangle is 7 centimeter less than the base. So altitude is dependent on base. So altitude becomes your dependent variable and base is the independent variable. अब इसमें आपके ऊपर choices हैं. अगर आप base को x assume करते हो, ठीक है, तो आपका altitude is 7 centimeter less than the base. तो ये जो altitude होगा वो x minus 7 हो जाएगा, right? बट अगर आपको इस तरह से नहीं करना है और अगर आपने इसको x ले लिया है तो ये आपका x plus 7 बन जाएगा. ओके, बिकॉज ऑल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर ये x लिया है तो ये x से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए. सो इट इज अप टू यू, योर चॉइस. आप इक्वेशन को ऐसे फ्रेम करना चाहो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा क्योंकि हाइपोटेनस तो आपका 13 दिया हुआ है. सो बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 169, या आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर करो. बट इसमें आपके आंसर्स में क्या चेंज आएगा, आपको दो साइड्स पूछी गई है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि विच इज बेस एंड विच इज ऑल्टीट्यूड. इफ यू आर डूइंग बाय द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट अरेंजमेंट की से आप करते हो, तो दोनों में वैल्यू तो आपको x की मिलेगी, पर एक में जो x है वो बेस की तरह है और एक में जो x है वो ऑल्टीट्यूड है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कौन से का लेंथ मिल रहा है. आपको ऑल्टीट्यूड आपने निकाला है कि आपने बेस निकाला है, ठीक है. सो अगर आप ये फर्स्ट को सॉल्व करते हो इस तरह से, तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो बेस की मिलेगी, तो उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ऑल्टीट्यूड मिलेगा. अगर आप ये वे से करते हो तो आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो ऑल्टीट्यूड की है, उसमें आप +7 करोगे तब जाके आपको बेस मिलेगा. सो व्हेन यू आर राइटिंग फाइनल आंसर, you have to be very specific कि base is equal to this many centimeter and altitude is equal to this much centimeter. You cannot just leave your answer x करके आप वहां पर छोड़ नहीं सकते हो. Okay, everyone clear or not? क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमें अगर हम चेंज कर देंगे x, बेस को नहीं लेके ऑल्टीट्यूड को ले लेंगे तो आंसर तो चेंज होगा, पर आंसर चेंज होगा बट आपका फाइनल आंसर सेम बन जाएगा, बिकॉज एक में आप x और x माइनस 7 कर रहे हो और दूसरे में x एंड x प्लस 7 कर रहे हो. बेस एंड ऑल्टीट्यूड का वो चेंज नहीं होंगे, द डायमेंशंस विल बी सेम ओनली. माधव 3 और 5 किसका मिला तुम्हें? 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता है. 3, 5, 13 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. 12, 5 और 13, 12 और 5 आंसर आना चाहिए आपका. You have made some mistake, just check it out. Okay, children. Now, next question I would want Hate. I'll just unmute you.
Heath, can you read out the next question? Yes, ma'am. I think that question is missed out somewhere. Yes, Heath, read out. अरे कहाँ खो गए? माधव 3 और 5 नहीं आ सकता बेटा. मुझे तुम्हारा कैलकुलेशन का स्नैपशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करना है. जस्ट सी व्हाट यू आर डूइंग. Heath, कहाँ गायब हो गए? कोई बुक लेके बैठा नहीं है मुझे लगता है अपने साथ में. Vihan, you read the question. Yes, ma'am. A cottage industry produces a certain particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. So इसका मीनिंग समझा पाओगी विहा? Yes, ma'am. बताओ क्या हुआ? विहान, सॉरी. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. तो अब certain number, जो चीज आपको नहीं पता है, ठीक है? A cottage industry produces certain number of toys. तो मैंने क्या assume किया? Let the number of toys produced in a day be X. ठीक है? जो चीज आपको नहीं मालूम है, unknown है, हमने उसको X assume किया. Now the cost of the article is dependent on number of articles. So वैसे भी ये independent था. अब कॉस्ट कैसे डिपेंडेंट हुआ? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. पर टॉय का कॉस्ट कैसे निकाला? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड. सो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड यानी 55 माइनस x हो गया. ऑलराइट. सो नाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ वन टॉय एंड दिस इज नंबर ऑफ टॉयज. On total production हमें 750 rupees का हुआ. So our equation will be x into 55 minus x is equal to 750. ठीक है? आपको total production कैसे मिलेगा? Number of articles into cost of one article will give you the total production. आपको इतने रुपीस का एक दिन में आपने काम किया है. Okay, this is giving you the cost of production in one day. So when you open the brackets, you will get 55x minus x square is equal to 750. So आप ये दोनों टर्म्स को वहां ले जाओ. So x square पॉजिटिव हो जाएगा, 55x नेगेटिव हो जाएगा, is equal to 0. And further do your factorization. कृष, ये आपने इसका आंसर दिया है. X is equal to 30 and x is equal to 25. Are you sure you are getting 30, 25, 55? Yeah. Yes, correct. वैदेही 6 और 15 किसका मिला? नंबर ऑफ टॉयज हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे? x. सो इसको सॉल्व करने पे आपको x की जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ टॉयज होगा कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय होगा? यस वैदेही. 30 and 25. Correct, Raghav. All right, good. So with this we complete the second exercise also.
थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं, और थर्ड एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था लास्ट टाइम. सो वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 से. बट क्वेश्चन अब 4.3 को मैं बीच में हॉल्ट करके उसके पहले अपस्ट्रीम वाले एक वर्ड प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 87. पेज नंबर 87 निकालो सब लोग. माधव, जो तुम मुझे आंसर बता रहे हो ना, उसमें वो वैल्यूज चेंज हो गई है. वो उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था. ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो मैंने सम लिखा है उसमें फिगर्स अलग हैं, इसलिए आंसर्स में वो डिफरेंस आ रहा है. 15 और 6 जिनका आ रहा है वो 90 के अकॉर्डिंग आ रहा है. 30 और 25 जो लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू 750 वाले कॉस्ट के. Raina, I'm just doing one more question today. Then you can leave. So let us do this question. A motorboat whose speed is 18 kilometers per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. अब यहाँ पर जो आपको upstream downstream के questions थे when you had done in linear equations in two variables, उसमें आपका by default first 4 sentences रहते थे कि let the speed of the boat in still water, आप उसको assume करते थे as x kilometer per hour. Then let the speed of the stream was y kilometer per hour. Therefore, speed of boat upstream was x minus y kilometer per hour, and speed of boat downstream was x plus y kilometer per hour. पर when you are doing quadratic equations, इसमें आपको एक स्पीड दे रखी होगी, या तो स्पीड ऑफ बोट दिया होगा या स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया होगा. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन टू यू एज 18 किलोमीटर्स पर आवर. तो इसमें हमारा अजम्पशन स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, तो हम किसे अज्यूम करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड दी हुई है. देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट upstream will be 18 minus x kilometer per hour, and speed of boat downstream will be 18 plus x kilometer per hour. अब आपको कंडीशन ये दी है कि the motor boat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream and return downstream at the same point. यानी upstream और downstream दोनों में वो 24 kilometers ही ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. सो अपस्ट्रीम का टाइम टेकन अपस्ट्रीम विल बी 24 upon 18 minus x, and time taken downstream will be 24 upon 18 plus x. ओके. अब टाइम ज्यादा कब ले रहे हैं? अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं. सो टाइम अपस्ट्रीम में से टाइम डाउनस्ट्रीम को हम सबट्रैक्ट करेंगे, and your answer will be 1. Upstream minus downstream time is equal to 1. That is your condition. So आपका equation बनेगा 24 upon 18 minus x minus 24 upon 18 plus x is equal to 1. So आपको वही 24 को कॉमन ले लेना है,
1 upon 18 minus x minus 1 upon 18 plus x is equal to 1. So ये 18 plus x और 18 minus x आपका LCM हो जाएगा. ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई होगी, बट आगे माइनस का साइन है, सो ये 18 प्लस एक्स बन जाएगा. माइनस 18 and plus 18 will be cancelled out, so x and x we have 2x left over here, और नीचे 18 minus x और 18 plus x उसका a minus b और a plus b आप करोगे, so take it on RHS और इसको आपको सॉल्व करना है फर्दर. ठीक है, सो दिस विल बिकम 324 minus 2x is equal to 48x square. सो ये आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा 48x square, 48x, सॉरी x square नहीं है यहाँ पे, the screen is disconnected, just give me a second. There's some issue again. चिल्ड्रन ये अभी नहीं कनेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है. Okay, fine, we are back. All right, so this was 24 into 2x, so ये 48x हो जाएगा और ये x यहाँ पर x square बनेगा 18 324 minus x square. So our equation is x square minus 48x plus 48x minus 324 is equal to 0. मैंने x square नेगेटिव था, उसको RHS में ले लिया तो पॉजिटिव बन गया. 48x उसी जगह पे, तो उसकी साइन चेंज नहीं हुई, और 324 इज ऑन LHS, so वो माइनस हो गया. ओके, सो आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना है. नाउ चिल्ड्रन, इसको आप अपने आप से सॉल्व करो, बट वन अनाउंसमेंट व्हिच आई हैड टू मेक, ऑल ऑफ यू जस्ट लिसन टू दैट. सब लोगों को आपके मोबाइल पे एक कैम स्कैनर करके ऐप है, उसे डाउनलोड करना है. आगे वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रवि सर. जस्ट ऑल ऑफ यू डाउनलोड दैट कैम स्कैनर. और कैसे आपको होमवर्क को गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना रहेगा, उसके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा रवि सर करके बताएंगे, और उस आगे से आप लोग होमवर्क जो है अपना गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे. एंड वन टाइमिंग विल बी गिवन टू यू. अगर आप वो टाइम पे होमवर्क आपका अपलोड नहीं करते हो तो आपका होमवर्क नॉट डन की कैटेगरी में चले जाएगा. यू डोंट हैव द ड्यूरेशन, एंड वो नहीं है कि आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो. ठीक है, यू हैव अ स्पेसिफिक टाइम, वो टाइम पे ही आपका होमवर्क होना चाहिए सबमिशन, अदरवाइज वो होमवर्क नॉट डन होगा और पेरेंट्स को सीधा कॉल जाएगा कि आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया है. सो कैम स्कैनर जब तक सर का कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आता रवि सर का, एटलीस्ट उतना करके रखो कि जिनके मोबाइल फोन्स में है ठीक है, जिनके नहीं है आप उसको डाउनलोड कर लो. ऑलराइट, एंड आज के होमवर्क में यू विल बी डूइंग एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स एंड दिस सॉल्व्ड एग्जांपल. Ma'am, can you repeat the homework, please? मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ. हम वो ऐप का एक बार नाम भी लिख दीजिए. एक्सरसाइज 4.2 ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स. मैम ऐप का नाम लिख दीजिए. 1 second. Ma'am, may I leave? I have recurring classes. Yes, Raina. Cam scanner is the name of Thank the you, ma'am. Bye.
CAM Scanner is the name of the app which you are supposed to download. And this is your homework. Exercise 4.1 and 4.2 सब word problems plus upstream वाला जो हमने किया. मैम एक्सरसाइज 4.1 के भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही करने हैं सिर्फ. Only word problems. ओके. यस. Okay. आपको होमवर्क व्योमा गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, बट आज का तो आप उसी में करोगे, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में पिक्चर सेंड करोगे. बट नेक्स्ट टाइम से जो होमवर्क रहेगा वो आपका गूगल क्लासरूम पे होगा. पर वो कैसे करना है उसके लिए सर बताएंगे इंस्ट्रक्शन. आफ्टर आई फिनिश दिस सेशन, दिस व्हाट्सएप ग्रुप विल बी ओपन्ड फॉर 1 hour. आप प्रीवियस होमवर्क को उसमें सबमिट कर दो. Okay, children, so I'm wrapping up the session now. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.